सो हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पिकी 365 रहेगा। और क्योंकि इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स हमारी ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो इसको हमें सबसे पहले जो है वो करना है। एंड में जाके बहुत ज़्यादा प्रेजेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और उस बर्डन को हम धीरे धीरे अगर करते चलेंगे तो वो बर्डन फीलअप जो है वो नहीं होगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी का। अगर आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, हम आगे भी जो है वो इसकी वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ रहा है बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हमारी आ रही है दैट इज़ दी वाइल्ड लाइफ एंड द कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से हमारी काफ़ी सारी जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके द्वारा जो भी चालू करे गए हैं प्रोग्राम्स, उनके बारे में जो है वो बात करेंगे हम। सबसे पहले आ रहा है IUCN। IUCN हमें पता ही है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। अब इस IUCN से क्या रिलेटेड न्यूज़ है कि एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो करी गई है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस क्या है? ये IUCN की ही एक मीटिंग है जो कि हर 4 सालों में जो है वो कराई जाती है। हर 4 सालों में ये लोग जो है वो आपस में बैठते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हम इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इस मीटिंग में हमारा UPSC के प्रीलिम्स से क्या इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला इम्पोर्टेंट व्यू यही हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ हुई है। तो ये आबू धाबी UAE के अंदर हुई है। तो प्रीलिम्स में क्या क्रैप हो जाता है कि ये प्लेस को जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये हमें याद रखना है कि ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो आबू धाबी UAE के अंदर जो है वो कराई गई है। इस पर्टिकुलर कांग्रेस के अंदर क्या क्या की रेजोल्यूशंस जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं वो हमें याद रखना है। सबसे पहला है कि एक यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ। ये हमारी की रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट करी गई है। इसके अंदर ये है कि हम 20 सालों का हमने एक स्ट्रैटेजिक विजन जो है वो बनाया है कि एग्जैक्टली हम नेचर के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए हमारा 20 साल का आगे का प्लान जो है वो क्या होगा। इसके अलावा क्योंकि ये आबू धाबी के अंदर हुई है तो आबू धाबी कॉल टू एक्शन कि हमें अभी क्या एक्शन जो है वो लेने हैं अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कांग्रेस मीटिंग के अंदर 100 न्यू मेंबर्स के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है। इनका नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इट विल बी टू बल्कि टू रिमेंबर दीज नेम्स, तो ये हमें नहीं याद रखना। देन नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुई है वो ये हुई है कि इसके अंदर एक सबसे पहली बार एक ऐसी रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट करी गई है फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा है कि हमें फॉसिल फ्यूल को जो है वो जस्ट वे में फेस आउट करना है। फेस डाउन की बात नहीं हो रही है, फेस आउट करना है, यानी कि हमें धीरे धीरे सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमें फॉसिल फ्यूल के यूज़ को जो है वो फेस आउट करना होगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि IUCN की मीटिंग में इसकी रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट करी गई है। देन इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट हुआ है कि वाइल्ड एनिमल्स को हमने रिकॉग्नाइज़ किया है एज अ क्लाइमेट एलाइज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स ही जो हैं वो ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल्स भी जो हैं वो क्लाइमेट एलाइज है और वो भी एक एजेंट्स हैं जिनके द्वारा क्लाइमेट चेंज से हम अपने आप को बचा सकते हैं, यानी कि वो भी हमारे उसी हिस्सेदारी में जो है वो काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है कि हमने पहला ऐसा वर्ल्ड समिट किया है जिसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर वाइल्ड एनिमल्स के भी पर्सपेक्टिव को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है। तो इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट हो गया इस कंजर्वेशन कांग्रेस के अंदर कि एक तो ये UAE आबू धाबी के अंदर हुआ है। इसके अंदर हमने कहा है कि हमने एक 20 ईयर का स्ट्रैटेजिक विजन जो है वो अडॉप्ट किया है कि हमें आगे क्या रखना है। इसके अलावा आबू धाबी का कॉल टू एक्शन प्लान लेके आए क्योंकि आबू धाबी के अंदर हुआ है। हमने फॉसिल फ्यूल को फेस आउट करने के लिए बात करी है। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स को हमने क्लाइमेट एलाइज के तौर पर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है। अब IUCN के बेसिक्स अगर हम देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा ग्लैंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो ये ग्लैंग और स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ये IUCN जो है वो कब सेटअप हुआ था? ये हमारा 1948 के अंदर जो है वो सेटअप किया गया था। इसके अंदर इंडिया भी जो है वो उसका मेंबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि कांग्रेस की एक मीटिंग जो है वो करी गई है, ये हर 4 साल में एक बारी जो है वो कराई जाती है। इसके अलावा IUCN की एक काउंसिल भी है। काउंसिल जो है वो इन 4 सेशंस के, 4 साल में जो एक सेशन होता है उसके अलावा भी जो है ये लोग मिलते हैं और आपस में बातचीत जो है वो करते हैं। तो ये प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है इस पर्टिकुलर कांग्रेस की। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि IUCN के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकाली जाती है। तो ये हमारा UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा निकाली जाती है। तो वो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है,
तो IUCN के द्वारा हमारे पास यहाँ पे 2 रिपोर्ट जो हैं वो बताई गई हैं। एक तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को लिस्ट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। देन दूसरी है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4। तो ये दोनों रिपोर्ट्स के नेम हमें याद रखना है कि IUCN के द्वारा जो है वो निकाले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो वो काफ़ी रहे। अब IUCN से ही रिलेटेड अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर क्या न्यूज़ है, तो इंडिया के अंदर ये न्यूज़ है कि इंडिया के द्वारा एक रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन जो है वो निकाला गया है। रेड लिस्ट कौन निकालता है? IUCN निकालता है। तो उसी से रिलेटेड है हमारा कि इंडिया के द्वारा भी एक रेड लिस्ट का एक रोड मैप और विजन जो है वो निकाला गया है कि एग्जैक्टली कैसे जो भी पर्टिकुलरली स्पीशीज़ रेड लिस्ट के अंदर हैं उनको ये कैसे कोऑर्डिनेट एंड पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे और कैसे उनको कंजर्व जो है वो करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने अपना एक रोड मैप निकाला है 5 साल का, और ये किसके द्वारा निकाला गया है? इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो है वो निकाला गया है। अब ये 5 ईयर इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। इसके द्वारा ये देखेंगे कि जो भी रेड लिस्ट के अंदर स्पीशीज़ हैं हमारी, उनका क्या इस वक्त क्या स्टेटस जो है वो चल रहा है। और इस पर्टिकुलर रोड मैप के अंदर ही इन्होंने एक नेशनल रेड डेटा बुक भी जो है वो पब्लिश करी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी, सभी चीज़ें जो है वो आएंगी, फ्लोरा एंड फौना। और ये डेटा बुक जो है वो इनकी 2030 तक जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी। देन नेक्स्ट आता है कि ये जो पर्टिकुलरली रिपोर्ट है जो हमने पढ़ी अभी, रेड डेटा बुक, इंडिया के अंदर वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाएगी? वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IUCN और साथ ही साथ में सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल, इन चारों के द्वारा जो है ये मिलकर प्रिपेयर की जाएगी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IUCN एंड सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। इसके अलावा जो ये रोड मैप रेड लिस्ट के लिए लाया गया है, इसके अंदर हमारा जो इंडिया है वो किन किन जो कन्वेंशंस हैं उनके साथ अलाइन होकर जो है ये काम कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रेगुलर असेसमेंट, इन सभी के अंदर जो है वो इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स पे अपना योगदान जो है वो दे रहा है। द नेक्स्ट आता है कि IUCN से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें जो है वो न्यूज़ में है। तो क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आ रहा है हमारा दैट इज़ दी IUCN की रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के अंदर थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जो हैं वो लिस्ट कर दी जाती है, जिनको हमें पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क क्राइटेरिया के अंदर जो है वो आ रही हैं और आने वाले टाइम में ये एक्सटिंक्ट जो है वो हो सकती है। सबसे पहले अगर हम रेड लिस्ट के स्टैटिक एरिया की बात करें तो ये 1964 में IUCN के द्वारा लाया गया था कि हम ऐसे रेड लिस्ट जो है वो निकाला करेंगे। और 1964 में ही उन्होंने ये बताया कि हम स्पीशीज़ को 9 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो लिस्ट करा गया है। 9 कैटेगरीज़ कौन कौन सी आती है हमारी? यही है कि एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियो थ्रेटनिंग, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना याद रखना है कि 9 कैटेगरीज़ के अंदर स्पीशीज़ को जो है वो लिस्ट किया जाता है। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है? इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि सिंथेटिक बायोलॉजी और नेचर कंजर्वेशन, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो सबसे पहली पॉलिसी जो है वो लाई गई है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी यानी कि जो भी हमारी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होती है, और नेचर को कंजर्व करने के लिए IUCN रेड लिस्ट के अंदर सबसे पहली पॉलिसी जो है वो लाई गई है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हुई है कि जो इकोसाइड है, इकोसाइड यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से डिलिबरेटली इन्वायरमेंट को हार्म किया जाता है, उसको हम इकोसाइड बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलरली हमारे एक्शंस को इंटरनेशनल क्राइम के तौर के ऊपर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो ये हमें याद करना है कि इकोसाइड को भी एज अ इंटरनेशनल क्राइम जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। द नेक्स्ट आता है कि IUCN की ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़। तो जैसे कि IUCN की एक रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट का मतलब कि वो एक्सटिंक्शन की ओर पे जो है वो जा रहे हैं। लेकिन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ जो क्या दिखाता है कि जो रेड लिस्ट के अंदर स्पीशीज़ थी, अगर उनको कंजर्व करने के लिए किसी भी कंट्री ने कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है और उसकी वजह से उसका स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हुआ है, तो उन पर्टिकुलरली स्पीशीज़ को हम ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ जो है वो उनको उसके अंदर जो है वो लिस्ट कर दिया जाता है। तो यही होता है IUCN का ग्रीन स्टेटस। अब ये जो IUCN का ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशी है, ये हमने 2012 के अंदर जो है वो प्रपोज़ किया था कि हम ऐसा कुछ ग्रीन स्टेटस जो है वो स्पीशीज़ को प्रोवाइड करेंगे। 2012 के अंदर प्रपोज करने के बाद इसको फाइनली 2021 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया। और ये जो IUCN का ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ है, ये हमारे रेड लिस्ट असेसमेंट का ही पार्ट है। बस उसके अंदर एक ग्रीन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है जो भी स्पीशीज़ इम्प्रूव कर रही हैं।
अब इसमें स्पीशीज़ हो या फिर इकोसिस्टम हो या प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो, जो भी सक्सेस जो है वो पालेगा उसको ग्रीन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये जैसे कि हमारी 9 कैटेगरीज़ थी हमारे रेड लिस्ट के अंदर, तो ग्रीन स्टेटस के अंदर हमारी 8 कैटेगरीज़ जो है वो इन्होंने बताई है। दैट इज़ कि लाइक अगर कोई फुली रिकवर हो गया है या फिर मॉडरेटली डिप्लीटेड है, ये ऐसी ऐसी कैटेगरीज जो है वो बना दी है कि ताकि उनको लिस्ट जो है वो कर दिया जाए उनके स्टेटस के हिसाब से। अब जो IUCN रेड लिस्ट के अंदर जो भी स्पीशीज़ हैं उनमें से मोर देन 100 स्पीशीज़ जो है उनको ग्रीन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है IUCN के द्वारा। देन नेक्स्ट आती है IUCN की हमारी और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि IUCN के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है वो दिया जाता है, उसका नाम है केंटन आर मिलर अवार्ड। ये केंटन आर मिलर अवार्ड क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी नेशनल पार्क्स हैं अगर उसके अंदर कोई भी कुछ इनोवेटिव कंजर्वेशन मेजर्स लेके आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, तो उसके लिए ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, UPSC के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अवार्ड जो है वो पहली बार ही किसी इंडियन को जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और वो इंडियन कौन है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं जिनको ये IUCN का केंटन आर मिलर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि केंटन आर मिलर अवार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है नेशनल पार्क के कोई इनोवेटिव कंजर्वेशन मेजर से रिलेटेड है। अब ये IUCN और साथ ही साथ में वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इन दोनों के द्वारा मिलके जो है ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ द केंटन आर मिलर अवार्ड। और ये अवार्ड जो है हम 2006 से जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। द नेक्स्ट आता है दैट इज़ दी IUCN का स्पीशी सर्वाइवल कमीशन। तो ये IUCN का ही जो भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल की इंफॉर्मेशन है वो इस कमीशन के द्वारा जो है वो इकट्ठी की जाती है और इसको डिस्कस किया जाता है। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इंडिया के ही कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन को इसका चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया गया है 2025 से 29 तक, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो 1949 में ये कमीशन जो है वो लाया गया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे वॉलंटियर एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये IUCN को स्पीशी सर्वाइवल के इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके, इकट्ठी कर सके। देन नेक्स्ट आता है IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। तो हमने देखा था कि IUCN के द्वारा 2 रिपोर्ट्स जो है वो निकाली जाती है, एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ की थी और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक थी। इसके अंदर जो भी नेशनल पार्क्स हैं उनको देखा जाता है कि उनका अभी करंटली क्या स्टेटस है, क्या वो डेकोरेट हो रहे हैं या फिर इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसी स्टेटस को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर इंडिया से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आई है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, उसके अलावा असम का मानस नेशनल पार्क है और वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये तीनों ही जो हमारी कैटेगरी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सिग्निफिकेंट कंसर्न की कैटेगरी में जो है वो आ गई हैं, यानी कि यहाँ पे डिप्लीशन जो है वो कंजर्वेशन से ज़्यादा हो रहा है। और क्योंकि डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसी वजह से हमें इनको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे और ज़्यादा कंजर्वेटिव मेजर्स लाने की जो है वो ज़रूरत है। तो ये इस हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में, उसको इन्होंने कहा है कि वो गुड कैटेगरी के अंदर है। और सुंदरबन नेशनल पार्क का अगर हम देखें तो उसकी कैटेगरी जो है वो डेटेरियोरेट हुई है, गुड से वो सिग्निफिकेंट कंसर्न की कैटेगरी में जो है चली गई। द नेक्स्ट आता है दैट इज़ द ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लॉयन। तो जो लॉयन है, पहले भी हमने देखा था कि ग्रीन स्टेटस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि जब हमें लगता है कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो रिकवर कर रही है और वो पहले से बेटर जो है वो प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर स्पीशी को हम ग्रीन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो IUCN के द्वारा पहली बारी लॉयन के लिए फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जो है वो रिलीज़ किया गया है और उसके अंदर उन्होंने लॉयन को स्टेटस दिया है लार्जली डिप्लीटेड का। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको दिखाएंगे कि बिल्कुल ही वो बेटर हो गया है, हमने देखा था कि उसके अंदर लार्जली डिप्लीटेड, क्रिटिकली डिप्लीटेड या मॉडरेटली डिप्लीटेड, ये सारी स्टेटस जो है वो हमारे ग्रीन स्टेटस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी के उसमें सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि IUCN के द्वारा जो लॉयन है उसको लार्जली डिप्लीटेड की कैटेगरी में जो है वो डाला गया है। अब इसकी अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। IUCN का स्टेटस अगर हम देखें तो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। और इसके अलावा क्योंकि लॉयन की पॉपुलेशन बहुत कम है तो इसको स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो कवर किया जाता है कंजर्व करने के लिए। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिलिम्स के लिए है वो यही है कि एशियाटिक लॉयन और अफ्रीकन लॉयन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस जो है वो रहते हैं बेस्ड ऑन देयर बॉडी शेप और देयर हैबिटेट। ये जो है वो हमें देखना होता है कि एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस जो है वो रहता है।
सबसे पहले अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें तो इंडिया के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुजरात एरिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क। वहीं अफ्रीकन लायन देखें तो हमारे ये सब सहारन अफ्रीका के अंदर, यहाँ वाले एरिया के अंदर, सवाना ग्रासलैंड एरिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। देन जो एशियाटिक लायन के मेल्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। ईयर्स उनके जो है वो, क्योंकि ये थोड़े छोटे होते हैं तो ईयर्स उनके विजिबल रहते हैं। लेकिन वहीं अफ्रीकन लायन अगर हम देखें तो उनकी जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी डेंस रहते हैं, और डेंस होने की वजह से उनके ईयर्स और नेक भी जो है वो उसी के अंदर कवर हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा डेंसर जो है वो लगता है। देन बेली फोल्ड अगर हम देखें तो जो ये हमारे एशियाटिक लायन है इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्किन फोल्ड्स जो हैं वो दिखते हैं, लेकिन अफ्रीकन लायन क्योंकि काफ़ी डेंस है तो वो उसके अंदर नहीं दिखेंगे। बॉडी साइज़ अगर हम देखें तो एशियाटिक लायन थोड़ा छोटा है, वहीं अफ्रीकन लायन जो है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बाहर से काफ़ी डेंस जो है वो दिख रहा है। देन नेक्स्ट आता है कि जो लायन एज अ होल अगर हम देखें तो उसका कोई पर्टिकुलरली ब्रीडिंग सीजन जो है वो नहीं होता है, और लायन को कंजर्व करने के लिए हमारे इंडिया के द्वारा भी जो है वो प्रोजेक्ट लायन जो है वो लाया गया था 2020 के अंदर। और इसके अंदर हमने एक और कंसेप्ट रखा था, दैट इज़ द ग्रे का गिर कंसेप्ट। ग्रे का गिर कंसेप्ट का मतलब यही है कि हमें अपने लायन को सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क तक ही सीमित नहीं करना है, हमें उसको एक्सपैंड भी करना है, ताकि अगर कभी यहाँ पे कोई भी ऐसी डिसीज़ आउटब्रेक हो जाए और इनकी एक्सटेंशन हो जाए तो कहीं और भी अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये पूरे एक्सटेंट जो है वो नहीं होंगे। तो दैट इज़ द ग्रेटर गिर कंसेप्ट कि हमें अपने लॉयंस को बाहर भी जो है वो एक्सपैंड करना है। कहाँ कहाँ पे? गिरनार में, पानिया में, मित्याला में, जो गुजरात की ही एरिया। देन नेक्स्ट आता है कि हमारी एक बराडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे बराडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारी गुजरात के अंदर ही है, गुजरात के द्वारका के अंदर जो है ये प्रेजेंट है, और ये पर्टिकुलरली सेकंड होम है एशियाटिक लायन का हमारा आफ्टर द गिर। देन नेक्स्ट आता है यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर न्यूज़ यही है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो ऐड कर दिया गया। अब यूनेस्को के प्रोग्राम्स के बारे में देखें तो यूनेस्को के द्वारा एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो लाया गया था 1971 के अंदर, कि मैन और बायोस्फीयर यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर हमें एनहांस करना है तो उसके लिए ये मैप प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। अब ये जो मैप प्रोग्राम है इसी के अंदर हमने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया कि यहाँ पर हम इस मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड एनवायरनमेंट के जो रिलेशनशिप है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो 1976 के अंदर हम ये बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज़ करने का जो क्राइटेरिया है वो लेके आए। मैप हम ऑलरेडी 1971 में एज ए इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम जो है वो लेके आए थे। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम ग्लोबली 785 साइट्स जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 13 जो है वो इंडिया के अंदर है जिनको हमने मैप के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है। इसके अंदर अगर हम न्यूज़ देखें तो न्यूज़ यही है कि एक साओ टोमे और प्रिंसिपे, ये दोनों क्या हैं? ये अफ्रीकन आइलैंड नेशन है, यानी कि अफ्रीका के 2 आइलैंड्स हैं। उन दोनों प्रॉपर आइलैंड्स को ही जो है वो एज अ होल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे आइलैंड नेशन को ही, पूरी की पूरी एंटायर टेरिटरी को हमने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि ऐसी कौन सी हमारी एंटायर टेरिटरी है जिसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है, तो वो साउथ होम है और प्रिंसिपल है। फिर नेक्स्ट आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को नॉर्मली अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 को ही मैप के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है कि उनको मैप के अंदर जो है वो लाया जाता है? तो सबसे पहले तो ये जो भी डिसीज़न है वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के द्वारा फाइनलाइज़ किया जाता है कि हाँ, हम इसको मैप का क्राइटेरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ साइट्स जो हैं यूनेस्को को खुद से सपने तो आएंगे नहीं कि इसको हम ले लेते हैं, तो साइट्स जो है वो मेंबर स्टेट्स के द्वारा प्रपोज की जाती है कि इसको आप मैप के प्रोग्राम के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है दूसरा कि स्टेट्स जो हैं वो उस बायोस्फीयर रिजर्व को मैप से जो है वो रिमूव भी कर सकती है बाय नोटिफाइंग इट, और ये पर्टिकुलरली बायोस्फीयर रिजर्व मैप के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा उसका भी एक पीरियोडिक रिव्यू जो है वो हर 10 साल में किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि यूनेस्को जो है वो इस डेजिग्नेशन को विड्रॉ भी जो है वो कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि मैप का क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपरली
बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उसको पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन को विदड्रॉ भी जो है वो कर लेता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हमें याद रखना है, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है कि जो कोल्ड डेजर्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश का, उसको मैप के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट के नॉर्थ में अगर हम देखें तो लद्दाख है, साउथ में अगर हम देखें तो स्पीति वैली है, रूट की स्पीति वैली है किन्नौर की, हिमाचल प्रदेश। तो ये साउथ के अंदर जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ड डेजर्ट के बारे में। अगर हम देखें तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो, ऑल्दो अगर हम देखें तो नाम से ऐसा ही लगता है कि कोल्ड डेजर्ट है तो लद्दाख में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये सबसे बड़ा कैच पॉइंट हो जाता है प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्टली यही लिख के देंगे कि कोल्ड डेजर्ट इन दी लद्दाख, तो वही स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे गलत हो जाएगी, लद्दाख की बजाय हिमाचल प्रदेश जो है वो करेक्ट रहेगा। अब कोल्ड डेजर्ट के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये हमारा पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, और यूनेस्को का कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट इकोसिस्टम है ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 हमारे नेशनल पार्क्स जो है वो आते हैं, सेंचुरी बोल लो या नेशनल पार्क बोल लो, तीन वैली नेशनल पार्क, इसके अलावा चंद्रताल और सारचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों जो है वो इसी का पार्ट है। और ये पर्टिकुलरली जो कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट क्यों बन गया है, क्योंकि लीवर्ड साइड ऑफ हिमालयाज पे जो है वो प्रेजेंट है। लीवर्ड साइड वो होती है जहाँ पे रेन जो है वो नहीं होती है, और उसकी वजह से वो डेजर्टिफिकेशन जो है वो वहाँ पे हो गई। देन इस पर्टिकुलरली एरिया के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो फॉलो किया जाता है। बुद्धिस्ट कल्चर से ही रिलेटेड अगर हम न्यूज़ देखें तो यही है कि जो बुद्धिस्ट की चैंटिंग है जो कि लद्दाख में की जाती है, उसको भी यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो टैग है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ फाउंड की जाती है? स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप, हिमालयन वुल्फ, गोल्डन ईगल, ये सारी जो है वो हमारी पाई जाती है। हिमालयन वगैरह जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसके अलावा स्नो लेपर्ड भी कर लेंगे। तो गोल्डन ईगल और ब्लू शिप जो है वो हमें याद रखने की होगी कि ब्लू शीप उधर मिलती है और गोल्डन ईगल भी जो है वो हमें कोल्ड डेजर्ट के अंदर जो है वो पाई जाती है। देन नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 2022 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट लाई गई थी, इसी वजह से तब से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो रहता है। उस पर्टिकुलरली 2022 के अंदर अमेंडमेंट जो आई थी उसके अंदर क्या किया गया था कि जो 6 शेड्यूल्स थे उनको रिड्यूस करके हमने 4 के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर दिया था। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कैसे क्लासिफिकेशन होती है? फर्स्ट के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, सेकंड के अंदर लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाले एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, थर्ड के अंदर हम प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, और शेड्यूल 4 के अंदर जो भी साइट्स के अंदर जो कि हमारे ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रखा है कि अगर इन पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ट्रेड होगा तो हम आपस में कम्युनिकेट करके जो है वो ट्रेड करेंगे या फिर प्रोटेक्ट करेंगे, तो उन स्पीशीज़ को शेड्यूल 4 के अंदर जो है वो लिस्ट किया गया है। अब ये पर्टिकुलरली न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि केरला ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसके द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर उन्होंने खुद से कुछ अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। वो क्या इंट्रोड्यूस करी है? उन्होंने कहा है कि अगर उनको वाइल्ड एनिमल्स को किल करना होगा जो कि हमारे ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं या फिर उनको थ्रेट पहुंचा रहे हैं, अगर हम हमें उनको किल करना है तो उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा इजी होना चाहिए। तो केरला के द्वारा ऐसा पहली बार ही किसी फर्स्ट स्टेट ने किया है कि उन्होंने उनको मारने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा ईजी जो है वो कर दिया है। अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए नहीं है, बर्ड्स, प्लांट्स, इन तीनों को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये एक्ट जो है वो हमारे द्वारा लाया गया। इसके अलावा इसके अंदर एक स्टैटिक चीज़ और है कि इसके अंदर हमारी 4 बॉडीज़ जो है वो वर्क करती है। एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, एक स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, एक सेंट्रल जू अथॉरिटी है, चौथी हमारी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसको चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो यहीं पे कैच हो जाता है कि यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि प्रेसिडेंट चेयर करते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, दैट विल बी द रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर जो है उनको चेयर करता है। देन नेक्स्ट आता है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स है अगर उनकी हंटिंग करनी है तो वो हंटिंग का परमिट जो है वो कौन देता है? वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 11 एंड 12 ऑफ द एक्ट। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर किसी शेड्यूल 1 के एनिमल को ट्रांसलोकेट कराना है हमें, तो ट्रांसलोकेट कराने के लिए हमें सेंटर के अप्रूवल की नीड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि शेड्यूल 1 जो के जो एनिमल्स है वो हाईली प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो इसी वजह से उनकी
ट्रांसलोकेशन में सेंटर का अप्रूवल जो है वो लगता है। लेकिन अगर कोई अदर एनिमल्स है अदर देन स्केड्यूल 1 और उनको हमें ट्रांसलोकेट कराना है तो उसमें स्केक का अप्रूवल ही जो है वो काफ़ी होगा और उसके द्वारा उनको अप्रूव कर दिया जाए। देन जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिक्लेयर करना होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया को हमें प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है तो वो भी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही डिक्लेरेशन जो है वो की जाती है। और ये जो ट्रांसलोकेशन वाला परमिट है इसको अगर हमें इस परमिट को अगर हमें रिवोक करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा उनके पास राइट है कि वो इस पर्टिकुलर परमिट को जो है वो रिवोक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेशन 2025। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो रेगुलेशंस हैं एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग के लिए है। दूसरा पॉइंट है कि किसके द्वारा इशू करी गई है, तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा शेयर करी गई है। ठीक है, तीसरा है कि कौन से एक्ट के अंदर लिस्ट करी जाती है, तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर लिस्ट करी जाती है। तो ये 3 पॉइंट की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलेशन किसकी है, एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग की है। दूसरा किसके द्वारा इशू करी गई है, एनबीए के द्वारा इशू करी गई है। कौन से एक्ट के अंदर है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर जो है ये रहती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि ये पर्टिकुलरली रेगुलेशंस के अंदर जो है वो क्या लेके आए हैं। इस रेगुलेशंस के अंदर जो है वो हम ये लेके आए हैं कि जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर तो हमारे जीन्स, डीएनए, आरएनए हो गए, इसके अलावा प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बायोलॉजिकल रिसोर्स जो हैं जो भी लिविंग है वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब इसको कैसे एक्सेस करना है और कैसे इसके बेनिफिट को शेयर करना है उसके लिए रेगुलेशंस जो है वो एनबीए के द्वारा लाई गई है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलरली रेगुलेशंस हैं ये 2014 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करके लाई गई है। और इसके अंदर नई चीज़ ये है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं लाइक डीएनए एंड आरएनए, उनको हम डिजिटली रिप्रेजेंट करेंगे किसके फॉर्म में, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, ताकि इसका एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जो है वो हम ग्लोबली ईजी वे में जो है वो कर सकें। और डिजिटली वे में अगर हमें प्रेजेंट होगा तो हम कहीं से भी उसको एक्सेस जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमें जेनेटिक रिसोर्स की बनानी होगी ताकि उसका एक्सेस जो है वो ईजी हो जाए। अब अगर हमें इस पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो इसके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो लगती है। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहूँगी तो सबसे पहले मुझे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से जो है वो कंसेंट लेनी होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कि ये पर्टिकुलरली जो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का रूल है ये मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि हमें उसके अंदर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। देन नेक्स्ट बात है कि अगर आप उस बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ करके आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में से आपको अपना बेनिफिट जो है वो शेयर करना होगा। अब वो कितना शेयर करना होगा वो डिपेंड करेगा आपकी टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ टर्नओवर से 250 करोड़ टर्नओवर है तो आपका जो भी पे करना होगा वो रेंज करेगा फ्रॉम द निल टू द 0.6% जो भी आप ऑन कर रहे हो उसका। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी टर्नओवर के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एक स्टेटमेंट भी इशू करनी होगी कि एग्जैक्टली हमने कितना एनुअली जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करा है। तो उस पर्टिकुलरली यूसेज की स्टेटमेंट भी जो है वो आपको एनबीए को सबमिट करनी होगी। तो नेक्स्ट आता है कि अगर कोई आपने बहुत ही हाई वैल्यू बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ करा है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है लाइक दी रेड सैंडर्स और अगर हो, तो उस केस के अंदर आपका जो भी शेयर करने का होगा वो 5% से लेस जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्लियर हमने देखा था कि निल से 0.6% जा रहा था, लेकिन हाई वैल्यू बायोलॉजिकल रिसोर्स है तो उसके अंदर आपका नॉट लेस देन 5% ऑफ प्रोसीड्स जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि 5% से ज़्यादा ही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम कोई कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम 20% से ज़्यादा जो है वो हमें शेयर करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारा अगर हम एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात करें तो एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का जो ये हमारी गाइडलाइंस आई हैं वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से आई है। इस पर्टिकुलरली कन्वेंशन के अंदर हमने देखा था कि हमने ये ग्लोबली ये तय किया था कि जो भी हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसका एक्सेस और उसका बेनिफिट सभी लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो ये बॉर्न गाइडलाइंस के द्वारा
वॉलेंट्रली गाइडलाइंस जो है वो डाली गई थी। मतलब सभी को कहा गया था कि आपको एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग के लिए अपने नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेजर्स जो है वो डेवलप करने होंगे। तो उसी के लिए ही हमारे इंडिया के द्वारा भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशंस जो है वो लाई गई हैं। देन नेक्स्ट आती है दैट इज़ दी नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल हमारी लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा हमने कहा है कि हमें जो भी हम एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग करेंगे वो हम फेयर और इक्विटेबल वे में जो है वो सभी के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये जो डिजिटल सीक्वेंस हमारा है, तो ये जो हम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, ये इसका कन्वेंशन जो है वो हमने कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी COP 16 2024 के अंदर जो है वो अडॉप्ट किया था, ताकि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है वो बनाई जाए जेनेटिक रिसोर्सेज की। अब CBD की थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ये CBD जो है वो कब लाई गई थी, ये रियो अर्थ समिट 1992 के अंदर लाई गई थी। इसके अंदर इंडिया भी जो है वो इसका मेम्बर है, और इसी के चलते इंडिया के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है वो लाया गया था। इसके 3 मेन गोल्स हैं हमारी: बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबली यूज़ करना ताकि सभी तक उसका यूज़ पहुँचे, और इसके अलावा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको हम फेयर एंड इक्विटेबल वे में जो है वो लेके आएंगे, जिसके लिए हमने नागोया प्रोटोकॉल जो है वो हम लेके आए थे। इसके अंदर मेजर प्रोटोकॉल जो है वो हमारी कार्टाजेनिक प्रोटोकॉल भी है बायोसेफ्टी के ऊपर, जिसके अंदर हमने कहा है कि अगर हम कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हमें ढंग से जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होगा, ताकि उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो औरों के ऊपर नेगेटिवली जो है वो ना पड़े। दूसरी हमारी नागोया प्रोटोकॉल है एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर। तो इसका अगर हमें कॉन्टेक्स्ट भी याद रहे तो वही जो है वो हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 अगर हम देखें इंडिया का, तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज ही नहीं, हम सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है वो कवर करते हैं। लाइक हमने देखा था प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती। अब इस एक्ट के द्वारा हमने एक 3 टायर सिस्टम जो है वो बना, तो इसके अंदर हमारा एक 3 टायर सिस्टम जो है वो चलता है। 3 टायर सिस्टम के अंदर एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे, जिसको सिविल कोड की भी पावर्स दी गई हैं। इसके अलावा एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं हमारे स्टेट लेवल पे, और तीसरा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पे। अब इसी एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग की अगर हम केस स्टडी देखें तो केरला के कन्नी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा एक प्लांट जो है वो वहाँ पे लगाया जाता है, आरोग्य पिचा प्लांट। उसी से एक जीवनी ड्रग जो है वो बनाया गया है। उस जीवनी ड्रग के द्वारा जो भी उनको मैन्युफैक्चरर को जो भी फ़ायदा हुआ है उसका एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जो है वो हमारी कन्नी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो है वो हो रहा है। अब आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट कर देना, या फिर मैं पोल कंडक्ट कर दूँगी। अगर रिव्यूज़ लोगों को अच्छी लगेगी, आपको अच्छी लगेगी, तो हम ये कंटिन्यू सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ देन।